अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 56 टू 60। वहीं दूसरी तरफ आकृति कैब में बैठी हुई थी। उसने अपने सिर को सीट पर पीछे की तरफ टिका रखा था। अभी उसकी आंखें बंद थी। बंद आंखों में उसके सामने अद्वैत के साथ बिताए हर पल एक एक करके आ रहे थे। उन पलों को याद कर अनजाने में ही आकृति के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। पर तभी उसके आंखों के सामने वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट आ गया, जिससे वो झट से अपनी आंखें खोल ली। अब उसकी आंखें पूरी लाल थी। उसने अपने होठों को भींच लिया और हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। आई हेट यू मिस्टर राठौर, आकृति गुस्से से बोली। अदिति अपने फोन की तरफ देखती है और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख वो कुछ सेकंड के लिए कोई रिएक्ट नहीं करती। वह बस फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखती रही। वो जैसे ही कॉल पिक करने वाली थी कि उसी समय उसके रूम का डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होने की आवाज से अदिति तुरंत डोर की तरफ देखी तो वहां खड़े इंसान को देख वो चौंक गई। वो जल्दी से बेड पर से उठी और भागते हुए डोर की तरफ गई, जहां पर आकृति खड़ी थी। आकृति को यहां देख अदिति बहुत खुश हुई, पर उसकी हालत को देख वो घबरा गई। वो तुरंत उसके पास जाकर पूछी, क्या हुआ, कैसी है तू? आकृति का चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ लग रहा था। अदिति सबसे पहले जाकर रूम का डोर बंद की और फिर आकृति के सामने आकर खड़ी होकर बोली, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? पर जब आकृति कोई रिएक्ट नहीं करती तो वो उसके कंधे से पकड़ उसे हिलाते हुए बोली, अक्कू तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ है तुझे? अदिति के ऐसे हिलाने पर आकृति अपने सेंस में वापस आई। फिर आकृति झट से अदिति के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। ये देख अदिति घबरा गई। वो आकृति को संभालते हुए उसे तुरंत बेड के पास ले गई और बेड पर बिठाकर बोली, अक्कू क्या हुआ है तुझे? तू बोल क्यों नहीं रही? बताओ मुझे, क्या भाई ने कुछ कहा? तू ऐसे रो मत आकृति, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सब खत्म हो गया आदू, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। आकृति अदिति के हाथ को पकड़कर उसे कस के दबाते हुए बोली। वही अदिति आकृति की बात सुन बिल्कुल चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वही आकृति एक बार फिर से अदिति के गले लगकर रोने लगी। अक्कू बता मुझे, क्या खत्म हो गया? तू किस बारे में बात कर रही है? क्या भाई ने तुझे कुछ कहा है? मुझे सब सही सही बता, मुझे तेरी बातें समझ नहीं आ रही। अदिति परेशान होकर आकृति से बोली तो आकृति रोते हुए ही उसे एक एक करके सारी बातें बता देती है। अद्वैत के ऑफिस में जाना और उसने जो भी बातें अद्वैत से बोली वो सब कुछ आकृति अदिति को बता देती है। इस बार आकृति ने अदिति से कुछ नहीं छुपाया। वर्जिनिटी टेस्ट। अदिति हैरान होकर आकृति से बोली। आकृति बस अपने सिर को हिला देती है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। ये देख अदिति तुरंत उसके चेहरे को पकड़ती है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, बस तू अब और नहीं रोएगी, मैं तुझे और रोते हुए नहीं देख सकती। तूने जो कुछ भी भाई से कहा बिल्कुल सही कहा, और तू क्यों रो रही है? जबकि गलती तेरी कुछ है ही नहीं। आज तूने जो भी कदम उठाया बिल्कुल सही उठाया, और अब तो तुझे और भी ज्यादा हिम्मत से कम देना होगा, क्योंकि तुझे वो साबित करना है जिससे सबकी बोलती बंद हो जाए। तुझे अब खुद को सही साबित करना है। आकृति बस अदिति के चेहरे को देख रही थी और उसकी कही बातों को समझने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद आकृति भी अब नहीं रो रही थी, वह बस हल्का हल्का सिसक रही थी। आकृति धीरे से बेड पर से उठी और फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाकर आकृति वही डोर के पास टिककर खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट आ रहे थे। उसे ये हैरानी हो रही थी कि आखिर ये रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है, क्योंकि उसे जहां तक याद था उसकी और अद्वैत की शादी इंटीमेट होने के कारण हुई थी। अगर उस रात को दोनों इंटीमेट हुए थे तो वो अभी वर्जिन कैसे हो सकती है? आकृति कुछ सेकंड तक रोते हुए सोचती रही। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने वह दिन याद आ गया। फ्लैशबैक। शादी की पहली रात जब आकृति दुल्हन के जोड़े में अपने रूम में बैठी अद्वैत का इंतजार कर रही थी। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे बहुत डर लग रहा था, हालांकि अंदर ही अंदर वो बहुत खुश भी थी कि आज वो अपनी मोहब्बत की हो गई हैं। पर उसे डर भी था कि उसकी मोहब्बत तो उससे नफरत करती है और ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी अद्वैत रूम में नहीं आया था। रात के करीब 12 बजे अद्वैत रूम में आया
और जैसे ही अद्वैत ने आकृति को अपने बैग पर बैठा हुआ देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो तेजी से चलते हुए बेड के पास पहुंचा और आकृति की कलाई को कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बेड पर से नीचे धक्का दे दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? अद्वैत की तेज आवाज आकृति के कानों में पड़ी। ऐसे अचानक अद्वैत के धक्का देने से आकृति की कलाई पर अद्वैत की उंगलियों के निशान बन गए थे और दर्द के कारण उसकी आंखें नम हो गई। आकृति अपने नम आंखों के साथ अद्वैत की तरफ देखी तो अद्वैत उसे ही घूर रहा था। अद्वैत की आंखों में खुद के लिए इतनी नफरत देख आकृति डर से सहम गई। अद्वैत तुरंत आगे बढ़ा और आकृति के बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बोला, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। तुम जैसी लड़की के लिए मेरे रूम में कोई जगह नहीं। तुम्हारे कारण आज मेरा ये हाल है, वरना अब तक मैं अपनी मोहब्बत टीना के साथ होता, हम दोनों की शादी होती। तुम्हारे कारण मेरी टीना आज मुझसे इतना नाराज है और मुझसे दूर है। मैं तुम्हारी परछाई भी अपने रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बोल अद्वैत आकृति के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए रूम से बाहर ले आया और उसे एक झटके में बाहर की तरफ धक्का दे दिया। अद्वैत के ऐसे धकेलने पर आकृति सीधे मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। उसके सिर पर चोट लग गई थी और अद्वैत के इतनी तेज से बाल पकड़ने के कारण आकृति के सिर में दर्द होने लगा। उसे पहले से ही सिर दर्द हो रहा था और अब चोट लगने के कारण उसकी आंखें भारी होने लगी थी, जिससे उसे सब कुछ धीरे धीरे धुंधला दिखने लगा था। अद्वैत तुरंत उसी के मुंह पर ही अपने रूम का डोर लॉक कर दिया। आकृति बस नम आंखों से उसे देखती रही और कुछ ही देर में वो फर्श पर वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब आकृति की आंखें खुली तो वो एक बंद कमरे में थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा कर देखने लगी। उस रूम में चारों तरफ अंधेरा फैला था। वो छटपटाते हुए इधर उधर घूमने लगी और आवाज लगाने लगी, अद्वैत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अद्वैत जी, प्लीज मुझे बाहर निकालिए। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी उस रूम में कोई नहीं आया। अब उसको रूम में घुटन हो रही थी। वो वही फर्श पर बैठकर तेज तेज रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। करीब 2 घंटे बाद उस रूम का डोर ओपन हुआ। आकृति जैसे ही अपनी नज़र उठाकर ऊपर देखी तो सामने उसकी टीना खड़ी थी। टीना के होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। वो आकृति को देखकर मुस्कुराई और फिर नीचे झुककर उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, कैसा लगा मेरी प्यारी बहना मेरा ये सरप्राइज? आई एम श्योर यू रियली लाइक इट। आकृति टीना को देख चौंक गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या कह रही है आप दी? क्या ये सब आपने किया है? टीना हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है और कौन ये सब कर सकता है? टीना की बात सुन आकृति हैरान रह गई। वह आंखें बड़ी कर बोली, मतलब वह सब जो भी पार्टी में हुआ वो सब आपने किया है? और मैं सोचती थी कि ना जाने ये सब किसने किया। वही अद्वैत जी तो मुझे गलत समझ रहे हैं। अब मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। अपनी बात बोलकर आकृति जैसे ही उठकर जाने लगी, तभी टीना उसकी कलाई को पकड़ मोड़ते हुए बोली, सोचना भी नहीं। आकृति अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैं अब आपका सारा सच उनके सामने लाकर रहूंगी। टीना तुरंत ही आकृति की कलाई छोड़ दी और हंसते हुए बोली, जाओ जाओ जाकर बता दो अद्वैत को। पर क्या वो तुम पर विश्वास करेगा? कभी भी नहीं, वो तुम पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। और उससे क्या बोलोगी कि यह सब मैंने किया है? उसकी मोहब्बत ने वो कभी भी ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार। इतना प्यार कि वो मुझ पर आंख बंद करके भी विश्वास करता है। मैं अगर उसे जो भी बात कहूंगी वो हर बात मान लेगा, पर तुम चाहे उसके सामने कितना भी सच लाकर रख दो, वो कभी भी नहीं मानेगा। और वो तुमसे इतनी नफरत करता है कि अगर तुम उसके सामने गई तो शायद इस बार वो तुम्हें जिंदा भी ना छोड़े। टीना की बात पर आकृति वही वॉल से लगकर खड़ी हो गई। उसकी एक एक बातें उसे चुभ रही थी। वो बुरी तरह से लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। टीना एक बार फिर आकृति की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, अब नहीं जाओगी? जाओ, जाकर बता दो उसे सारा सच, मैं भी देखूं वो तुम पर कितना विश्वास करता है। जाओ ना मेरी प्यारी बहन, ऐसे क्यों बैठी हो? उठो, जाओ, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? इतना बोल टीना आकृति की कलाई को पकड़ ली और आकृति को उठाने लगी, पर आकृति अपने हाथ को टीना से छुड़ा ली। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। दी, आपने ऐसा क्यों किया? आप दोनों तो प्यार करते थे ना एक दूसरे से, फिर आपने ये सब क्यों किया? आपको तो वैसे भी अद्वैत जी चाहते थे। आप लोगों की तो शादी हो ही जाती।
फिर आपने मुझे क्यों इन सब में फंसाया? आकृति रोते हुए टीना की तरफ देख उससे पूछी। गुड क्वेश्चन, आई एम इम्प्रेस। तुमने जब पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि अगर तुम अद्वैत को सब सच बताओगी तब भी वो नहीं मानेगा, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें सच बता ही दूँ। टीना के इस तरह बोलने पर आकृति उसकी तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगी। वो यही सोच रही थी कि आखिर टीना उसे क्या बताएगी। तुम्हें पता है, इन सब का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं तुम ही हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बेइंतहा नफरत। हमारे परिवार में सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हें ही प्यार और सम्मान मिला है, और तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मॉम डैड को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, और मेरे मॉम डैड को क्या मिला? सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी, कहने के लिए तो वो दोनों भाई हैं, पर तुम्हारे डैड बड़े होने के कारण सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिए। हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी देकर घर से निकाल दिया। तुम ऐश जिंदगी जीती रही और मैं हर वक्त एक एक चीज के लिए तरसती रही। इसलिए मैं बचपन से ही तुम्हारी हर एक चीज को छीनती चली गई। मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं देख सकती थी, और मैंने ये सब प्लान इसलिए किया ताकि इस कारण तुम्हारी फैमिली बदनाम हो जाए, सभी लोग उनकी बेइज्जती करें और उनका बिजनेस सब खत्म हो जाए। पर मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि अद्वैत के दादाजी ने एक अलग ही गेम खेल गए। उन्होंने तुम दोनों की शादी कर दी, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। टीना गुस्से से लाल आंखों के साथ आकृति की तरफ देखते हुए बोली। पर दी, आपने अपने बदले के चक्कर में अद्वैत को भी बर्बाद कर दिया। अगर आप उनसे प्यार करती थी तो आपने कैसे हम दोनों को इंटीमेट होने दिया? आपने ये कहा कि आप हर चीज मुझसे छीनती रही। आपको ये भी पता था कि मैं बचपन से ही अद्वैत को चाहती हूँ, इसलिए आपने पहले ही उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फिर कैसे आप हम दोनों को एक होने दी? उस रात आखिर यह गलती कैसे हो गई आपसे? दी, यहाँ तो आप फेल हो गई। आखिरकार मैंने अद्वैत का फर्स्ट टाइम चुरा लिया। यहाँ तो मैं आपसे जीत ही गई। भले ही आप अद्वैत से कल को शादी कर लेंगी, पर वो रहेंगे मेरे छोड़े हुए होंगे। ये कहते हुए वो हल्का मुस्कुराए, जैसे मानो वो टीना का मजाक उड़ा रही हो। आकृति की बात सुनकर टीना का चेहरा सख्त हो गया। उसे आकृति पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कुछ ही सेकंड बाद उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसको अचानक से स्माइल करते देख आकृति हैरान रह गई। वहीं टीना आकृति की तरफ देखते हुए तेज तेज हंसने लगी। टीना तेज तेज हंसते हुए बोली, कितनी बेवकूफ़ हो ना तुम आकृति, सच में। इसीलिए तो मैं तुम्हें बचपन से बेवकूफ़ बनाते आई हूँ। तुम मुझे हमेशा दीदी करते हुए मेरी सारी बात मानती रही, और मैं जो कुछ भी चाहती थी वो सब कुछ मुझे देती गई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो मैं तुम्हें अद्वैत को इतनी आसानी से दे दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। टीना की इस बात को सुन आकृति हैरान रह गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए टीना की तरफ देखते हुए पूछी, आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर सच क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी प्यारी सी बेवकूफ़ लिटिल सिस्टर, तुम दोनों उस रात इंटीमेट हुए ही नहीं थे। मैंने सिर्फ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया था कि तुम दोनों के लगे कि तुम दोनों इंटीमेट हुए हो, पर सच्चाई ये थी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए ही नहीं। और रही बात अद्वैत को ड्रग्स देने की, तो हाँ, मैंने ड्रग्स दिए थे उसे, पर समय रहते ही मैंने उसे उस ड्रग्स का एंटीडोट दे दिया था, जिस कारण अद्वैत ये दिखाया था कि तुम दोनों के बीच रात में सब कुछ हो गया। पर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ मैंने लोगों के सामने ये दिखाया कि तुम दोनों इंटीमेट हुए, क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली और तुमको सबकी नज़रों में बदनाम करना था। टीना की इतनी बड़ी प्लानिंग को सुन आकृति की आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरानी से टीना की तरफ देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे उसने बचपन से ही दीदी कहती आई, और दिल से भी वो उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी, वही लड़की आज उसके साथ इतना बड़ा साजिश रचेगी। लेकिन दी, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। आपका प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया। आखिरकार मेरी और अद्वैत दोनों की ही शादी हो गई। आकृति एक हल्की मुस्कान के साथ टीना की तरफ देखकर बोली। वही टीना गुस्से से आकृति के गालों को कसकर पकड़ ली और उसके चेहरे की तरफ झुककर बोली, भले ही तुम दोनों की शादी हो गई है, पर तुम दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उसे मैं कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी, बल्कि मैं उन दूरियों को दिन पर दिन इतना बढ़ाते जाऊंगी कि बहुत जल्द अद्वैत तुम्हें अपनी लाइफ से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा, और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। अचानक ही बाहर से अदिति की आवाज़ सुन आकृति अपनी सोच से बाहर आई और तुरंत ही अपने आंसुओं को साफ करने लगी। फिर टैब ओपन कर अपने चेहरे को वॉश की और तुरंत वॉशरूम का डोर ओपन कर बाहर आ गई। वही बाहर अदिति आकृति के सामने एक प्लेट लिए खड़ी थी।
उस प्लेट में आकृति के लिए खाना था, क्योंकि अदिति को पता चल गया था कि आकृति ने जरूर सुबह से कुछ खाया नहीं होगा और अब तक रात होने आई थी, इसलिए वो सबसे पहले आकृति के लिए डिनर लेकर आ गई। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, आकृति उदास होकर अदिति से बोली। पर अदिति आकृति की बात सुन उसे घूरने लगी, फिर तुरंत उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाई और उसे डांटते हुए बोली, अब तू कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप से मैं तुझे खिला रही हूँ तो खा लो। इतना बोल अदिति आकृति को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। अदिति को खुद की इतनी केयर करते देख आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही अदिति ने ये देखा तो वो हैरान होते हुए बोली, क्या हो गया तुझे, तू ही गंगा जमुना क्यों बहा रही है? आकृति तुरंत ना में सिर हिलाए और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। अदिति ये सुन वापस से आकृति को अपने हाथों से खिलाने लगी। डिनर करने के बाद आकृति बेड पर आकर लेट गई और कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चली गई। अदिति काफी देर तक आकृति की तरफ देखती रही और फिर वो भी रूम से बाहर चली गई, क्योंकि अब सभी को डिनर करना था। अदिति सबके साथ बैठकर डिनर किया। अब तक किसी को नहीं पता था कि आकृति घर आई है, इसीलिए किसी ने आकृति के बारे में नहीं पूछा और अदिति ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। अदिति भी डिनर करके रूम में आकर बेड पर आकृति के बगल में लेट गई और आकृति की तरफ देखते हुए वो भी कुछ देर में सो गई। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत काफी देर तक ऑफिस में ही अपना काम करता रहा। काम खत्म करने के बाद वो सीधे अपने विला के लिए निकल गया। अद्वैत अपने विला पहुंचकर वहां चारों तरफ अपने नजरें घुमाकर देखने लगा, जैसे मानो वो किसी को बड़े ही बेताबी से ढूंढ रहा हो। फिर वो तेजी से वहां से चलते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया, पर अचानक ही अपने रूम में ना जाकर सबसे पहले आकृति के रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं टीना, जो कि अपने रूम में थी, और जैसे ही उसे पता चला कि अद्वैत ऑफिस से आ गया है, वो खुश होकर अद्वैत से मिलने के लिए बाहर आई। पर जैसे ही उसने देखा कि अद्वैत आकृति के रूम में जा रहा है तो वो गुस्से से तमतमा उठी। लगता है अभी भी आकृति का नशा नहीं उतरा है तुम्हारे ऊपर से अद्वैत बेबी। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द पूरा नशा उतर जाएगा, क्योंकि अब मैं आकृति को तुम्हारे करीब कभी नहीं आने दूंगी, और अगर आकृति भूलकर भी तुम्हारे करीब आना चाहेगी तो इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टीना अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बड़े ही शातिर अंदाज में बोली। वही अद्वैत आकृति के रूम में इंटर करते ही उसको आकृति की खुशबू महसूस होने लगी, जिसे फील कर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसकी खबर अद्वैत को भी नहीं थी। फिर वो पूरे रूम को गौर से देखने लगा, पर उसे वहां पर आकृति नहीं दिखी। आकृति को रूम में ना पाकर अद्वैत की आंखें सर्द हो गई। ये तुमने ठीक नहीं किया, वैसे इस तरह से यहाँ से जाकर तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब तुम अद्वैत राठौर का वो रूप देखोगी जो आज तक तुम कभी नहीं देखा। अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर दांत पीसते हुए बोला। तेजी से एक तेज आवाज के साथ रूम का डोर बंद किया और बाहर चला गया। टीना जैसे ही अद्वैत को बाहर आते हुए देखी, वो एक साथ छिपने वाली थी। फिर जैसे वो देखी कि अद्वैत वहां से जा रहा है तो वो जल्दी से भागकर अद्वैत के पास गई और पीछे से उसे गले लगा ली। कहाँ जा रहे हो बेबी, मुझे छोड़कर? टीना अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली। टीना के ऐसे अचानक पकड़ने पर अद्वैत की आंखें लाल हो गई। वो बड़ी मुश्किल से खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, पर जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो एक झटके में टीना के हाथ को खुद से दूर झटक दिया। अद्वैत के अचानक झटकाने से टीना लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। वो गुस्से से अद्वैत की तरफ देखी तो अद्वैत उसकी तरफ मुड़कर नॉर्मल वे में बोला, सॉरी बट अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना बोल अद्वैत टीना को इस तरह छोड़ सीधे स्टडी रूम की तरफ चला गया। टीना अभी भी उसी तरह फर्श पर गिरी हुई थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना ले और घूरते हुए बोली, तुमने ठीक नहीं किया अद्वैत सिंह राठौर। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे तुम दोनों की लाइफ को हेल बनाती हूँ। अभी तो सिर्फ आकृति तुमसे थोड़ा दूर हुई है, पर जल्द ही मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दूंगी और फिर मजबूरन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। उसके बाद ही टीना तुम्हें अपने इशारे पर नचाएगी। तुम बस देखते जाओ मिस्टर राठौर, ये टीना अब क्या क्या करती है। टीना इस वक्त गुस्से से पूरी बौखलाई हुई थी। उसे इस समय आकृति के साथ साथ अद्वैत पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो शायद वह अभी आकृति को जान से मार देती, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन शायद उसने अब कुछ बहुत खतरनाक सोच रखा था, क्योंकि उसके अंदर आप आकृति के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गए थे। अद्वैत अपने स्टडी रूम में आया और सोफे पर बैठ गया।
वो तुरंत लैपटॉप ओपन किया और उसकी लंबी लंबी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चलाने लगा। कुछ देर बाद अद्विक की उंगलियों रुक गई और वो लैपटॉप स्क्रीन की तरह खोलकर देखना लगा। लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गए। अगली सुबह अदिति की जब आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने बगल में गई, जहां पर आकृति सो रही थी, पर अभी आकृति वहां पर नहीं थी। ये देख अदिति चौंक गई। उसे आकृति के लिए बहुत डर सा लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि आकृति उसके भाई अद्विक से बहुत प्यार करती है और कल जो भी हुआ था उस कारण कहीं आकृति कोई गलत कदम ना उठा ले। ये सोच वो घबराते हुए जल्दी से उठकर बैठ गई और तुरंत ही आकृति का नाम लेते ही उसे पुकारने लगी, अक्कू अक्कू। अदिति उठकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई। वो तुरंत बालकनी की तरफ बढ़ी तो उसे वहां पर आकृति देखी, जो कि रेलिंग से लगकर खड़ी थी। आकृति को देख अदिति जल्दी से भागकर उसके पास गई और उससे बोली, अक्कू मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, पर तू है कि कुछ बोल ही नहीं रही है। आखिर तेरा ध्यान कहाँ है? अदिति की बात पर आकृति अपने होश में आई। वो अदिति की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, आदू क्या हुआ? तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? आकृति के ऐसे पूछने पर अदिति उसे घूरकर देखती है और उस पर गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा मैं कब से तेरे लिए परेशान हूँ और तू मुझसे पूछ रही है कि मैं चिल्ला क्यों रही हूँ? और तू कब से यहाँ क्या कर रही है? क्या तुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी? आकृति जो कि अभी भी सामने की तरफ देख रही थी, इस तरह देखते हुए अदिति से बोली, हाँ बोल, क्यों तू इतना सुबह सुबह मेरा नाम क्यों चिल्ला रही है? अदिति कुछ सेकंड तक आकृति को घूर कर देखी और बोली, मैंने कुछ सोचा है, चल आज कहीं बाहर चलते हैं शॉपिंग करने। अदिति की बात पर आकृति अजीब सा मुंह बनाए और बोली, यार पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का। अदिति उसे घूरते हुए थोड़े गुस्से में बोली, मैं तुझसे पूछ नहीं रही, मैं तुझे बता रही हूँ। चल जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर घूमने चलेंगे, फिर वहां से शॉपिंग करने जाएंगे। इतना कहकर अदिति वहां से चली गई। आकृति उसे रोकती रही पर अदिति नहीं मानी। कुछ देर बाद अदिति और आकृति दोनों ही शावर लेकर तैयार हुई और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आई। सभी लोग पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जैसे ही सबने आकृति को वहां देखा तो सब चौंक गए। दादाजी आकृति को देख खुश होकर बोले, कौमा आकृति बेटा आप यहाँ, आप कब आए? आकृति कुछ बोलती उससे पहले ही अदिति हंसते हुए बोली, दादाजी ये ना कल रात में ही आ गई थी, मैं ही उसे जबरदस्ती यहाँ बुलाई। मेरा मन नहीं लग रहा था इसके बिना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। ये सुनकर दादाजी और विजय जी दोनों ही मुस्कुराने लगे। फिर आकृति अदिति के साथ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। सभी लोग खुश थे शिवाय सुनैना जी और विवेक को छोड़कर। सुनैना जी तो आकृति को अपने जलन भरी नजरों से घूर रही थी, वही विवेक की नजरों में तो अलग ही भाव थे। वो तो अपने हवस भरी नजरों से आकृति को देख रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी अगर उसे मौका मिले तो वो आकृति को पूरा खा ही जाए और अपने अंदर के पूरे हवस को मिटा ले। वही आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बिल्कुल शांत लग रही थी। आकृति को उदास देखकर सुनैना जी सब समझ गई। उन्हें आकृति को उदास देख बड़ा मजा आ रहा था। तुम्हारी इस हालत को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आकृति। आई एम श्योर अद्विक ने तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया है, तभी तुम्हारी यह हालत हुई है, वरना अब तक तो तुम अद्विक के साथ होती ना कि यहाँ। मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ अदिति के बुलाने पर नहीं आए हो, बल्कि तुम खुद ही आए हो क्योंकि तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत जल्द मैं ऐसा गेम खेलूंगी कि तुम्हें यहाँ से भी धक्के के मारकर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नफरत है मुझे तुम्हारी फेस से। सुनैना जी आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए मन ही मन बोली। उनकी आंखों में आकृति के लिए नफरत के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वही किसी की भी नज़र सुनैना जी पर नहीं गई और सभी लोग लंच करने में लगे रहे। कुछ देर में सभी ने लंच कर लिया और अदिति अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी मैं और आकृति दोनों ही साथ में बाहर जा रहे हैं, वह कुछ जरूरी काम है और हम थोड़ा शॉपिंग भी करना चाहते हैं। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों जा सकती हो, मैंने कभी तुम दोनों को रोका नहीं है। दादाजी की बात सुनकर आकृति और अदिति दोनों ही कुछ देर में तैयार होकर वहां से बाहर निकली। वही सुनैना जी अपने रूम में बैठी हुई थी।
उनकी आंखों के सामने बार बार आकृति का चेहरा आ रहा था। वह तुरंत अपना फोन निकाली और एक नंबर डायल करने लगी। कुछ रिंग्स जाने के बाद कॉल पिक हुआ। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हाँ बोलिए, कैसे आपने मुझे कॉल किया, वहाँ सब कैसा चल रहा है? ये आकृति यहाँ क्यों आ गई है? क्या उसे अद्वैत ने अपने घर से निकाल दिया है? सुनैना जी तुरंत ही पूछी। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली हो। ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आकृति और अद्वैत के बीच कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, और ऐसा हुआ है कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आखिर मैंने ऐसा चाल जो चला है जिससे वो दोनों कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। उन दोनों के बीच एक ऐसी दरार ला दी हूँ मैं कि अब चाह कर भी उनके बीच की दूरियां कभी कम नहीं होगी। फोन की दूसरे तरफ से टीना की आवाज आई। टीना की बात को सुन सुनैना जी खुश हो गई। वो खुशी से टीना से बोली, आखिर ऐसा क्या किया तुमने? मैं भी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिससे दोनों के बीच इस तरह से दूरियां आ गई। आकृति तो हमेशा से ही अद्वैत के किए हर अत्याचार को सह लेती थी, पर वो कभी खुद से उससे दूर नहीं होती थी, चाहे उसके लिए कितना भी दर्द तकलीफ उसे क्यों न सहना पड़े। जरूर इस बार कुछ अलग ही हुआ है। सुनैना जी के पूछने पर टीना हंसते हुए उन्हें सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर सुनैना जी के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वो मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या कमाल की खिलाड़ी हो तुम, ऐसा खेल खेली हो जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। टीना सुनैना जी की बात पर और भी ज्यादा खुश हो गई। उसे अब खुद पर बहुत ही ज्यादा घमंड महसूस हो रहा था। वही सुनैना जी भी टीना की बातें सुन बहुत खुश थी। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो ये सोचकर खुश थी कि अब अद्वैत और आकृति कभी एक नहीं हो सकते। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करती रही और फिर कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के बाद सुनैना जी अपने बगल में बैठे अपने बेटे विवेक की तरफ देखी और हंसकर बोली, क्या कमाल का खेल खेला है टीना ने। मानना पड़ेगा कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर है, और इस लड़की की चालाकी ही हमें अबिक की प्रॉपर्टी दिला सकती है। विवेक अपनी मॉम की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मॉम, इसीलिए तो मैं उस टीना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, क्योंकि उससे हम लोगों का सिर्फ फायदा ही फायदा है। उसी के कारण हम इस घर पर राज करेंगे। देखना मॉम, आप वो लड़की हमें वह सब कुछ दिलाएगी जो हम लोगों का सपना है। सुनैना जी अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दी। वहीं दूसरी तरफ आकृति और अदिति दोनों ही सबसे पहले अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिली। उनके साथ इधर उधर साथ में घूमे और सभी फिर शॉपिंग करने के लिए मॉल चले गए। आकृति, जो कि सुबह तो बहुत उदास थी, पर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे उसका मूड चेंज हो गया। अब आकृति के होठों पर भी स्माइल थी। आकृति को मुड़ सही देख अब अदिति को अच्छा लगने लगा। आज उन दोनों ने साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। सभी पुराने फ्रेंड से मिलकर उन दोनों को अच्छा भी लगा। आकृति की जब से शादी हुई थी तब से वो अपने सारे फ्रेंड से मिलना बहुत कम कर दी थी, पर आज वो सबसे मिली तो उसे लगने लगा कि शादी से पहले की लाइफ उसकी कितनी अच्छी थी। शादी की बात तो जैसे वो पूरी तरह से बदल ही गई है। वो हंसना ही भूल गई है। आज ऐसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हंसकर उसे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। आकृति और अदिति कुछ देर बाद दोनों ही शॉपिंग करके वापस राठौर मैंशन के लिए निकल गई। दोनों की कार राठौर मैंशन के सामने आकर रुकी तो सबसे पहले आकृति और फिर अदिति कार से बाहर आई। बाहर आते ही उनकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई, जिन्हें देखकर दोनों के ही आंखों में गुस्से के भाव आ गए थे। अद्वैत को पता चल चुका था कि आकृति राठौर मैंशन गई है, इसलिए वो यहाँ आ गया था। वो कार से अपने पीठ टिकाए खड़ा था। उसका एक हाथ पैंट के पॉकेट में और दूसरे हाथ में उसका फोन था, जिसमें उसकी नजरें गड़े हुए थे। आकृति और अदिति दोनों के हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। दोनों एक नज़र सामने खड़े अद्वैत की तरह देखें, फिर आकृति उसे पूरी तरह से इग्नोर कर आगे बढ़ गई। पर जैसे ही आकृति आगे बढ़ी, अद्वैत पीछे से उसकी कलाई को पकड़ लिया। ऐसे अचानक कलाई पकड़ने पर आकृति अपनी जगह पर रुक गई। वो हल्का सा पीछे मुड़ी तो उसकी नज़र अद्वैत के हाथ पर गई, जिससे अद्वैत उसकी कलाई को पकड़ रखा था। लीव माई हैंड, आकृति बिना किसी भाव के अद्वैत से बोली, पर आकृति के बोलने पर भी अद्वैत उसकी कलाई को नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी पकड़ आकृति की कलाई पर और कस गए। अद्वैत कुछ बोल नहीं रहा था, बस अपनी नीली नीली आंखों से आकृति की तरफ लगातार देखे जा रहा था। वही अद्वैत के ऐसे देखने पर आकृति एक पल के लिए घबरा गई,
पर फिर वो हिम्मत करके खुद की कलाई को अद्विक की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। अद्विक आकृति के चेहरे को देखा, जिस पर थोड़ी इरिटेशन के भाव थे, जैसे मानो उसे आदमी का पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो। ये देखकर अद्विक की आंखें सर्द हो गई। वो अपने कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट बिहेव लाइक अ की एंड कम विद मी। बिल्कुल भी नहीं, आकृति अब कहीं नहीं जाएगी, वो भी आपके साथ तो कभी भी नहीं। आकृति के कुछ बोलने से पहले ही अदिति की तेज आवाज आई। वो चलते हुए अद्विक के पास आकर और बोली, भाई अब आप चाहे कुछ भी कर लो, आकृति अब आपके पास बिल्कुल नहीं जाएगी। और हाँ, आपको इस बात से इतना ही प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप आकृति से सॉरी बोलेंगे उन सब चीज़ों के लिए जिस कारण मेरी फ्रेंड इतना रोई है और आपके दिए हर दर्द घुट घुट कर सही है। अदिति अपनी बात बोल चुप हो गई और अपने भाई अद्विक की तरफ देखने लगी। वहीं अदिति की बात सुनकर अद्विक की आंखें सख्त हो गए। वो अपने उसी सख्त निगाहों से अदिति की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ और मैं उसे ही यहाँ से लेने आया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच कोई तीसरा कुछ बोले। अद्विक एक एक बातों को चबाते हुए अदिति से बोला। वही अद्विक की बात सुनकर अदिति तुरंत बोली, सॉरी भाई, पर अब ये बात सिर्फ आप दोनों के बीच की बात नहीं है और ये बात मेरी फ्रेंड की है और मैं अपनी फ्रेंड को दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अदिति की बात सुन अद्विक अपने होठों को भींच लिया और अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, पर उसने अभी भी आकृति के हाथों को नहीं छोड़ा था। वही आकृति अभी बार बार खुद की कलाई को छुड़ाने में लगी हुई थी। अदिति ये देख आगे बढ़ी और अपनी फ्रेंड आकृति के हाथ को अपने भाई के हाथ की पकड़ से छुड़ाने लगी, पर वो भी अद्विक की पकड़ को ढीला नहीं कर पा रही थी। भाई छोड़िए मेरी फ्रेंड के हाथ को, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो पहले ही आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं और अब आपको मेरी फ्रेंड भी चाहिए, मतलब घरवाली और बाहर वाली दोनों ही आपको चाहिए। क्या बात है भाई, सच में आप तो कमाल के हो। मानना पड़ेगा, आप जैसे इंसान तो बहुत कम ही इस दुनिया में देखने को मिलेंगे। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा भाई ऐसा निकलेगा। अदिति एक तंज भरी मुस्कान के साथ अद्विक की तरफ देखकर बोली। वही अद्विक को अदिति की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी निगाहें अभी अदिति को घूर रही थी। अभी अद्विक कुछ बोलता उससे पहले कार के अंदर बैठी टीना बाहर आई और अद्विक के कंधे पर अपना एक हाथ रख उसके सामने ड्रामा करते हुए बोली, अद्विक बेबी चलो ना जल्दी, मैं अब बोर हो गई हूँ और अब तो मुझे थकान भी फील हो रही है। टीना की बात सुन अद्विक ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। वही अद्विक से खुद को इस तरह इग्नोर होते देख टीना को बहुत गुस्सा आया, पर वो अद्विक को कुछ नहीं बोल सकती थी, तो वो आकृति को अपनी नफरत भी निगाहों से घूरने लगी। इसके साथ ही वो आकृति की कलाई को अपनी जलती हुई निगाहों से देख रही थी। जाओ भाई, आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतजार कर रही है, आप यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जाइए, जाकर उसके साथ अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करिए और मेरी फ्रेंड का पीछा छोड़िए। अदिति तंज कसते हुए अपने भाई की तरफ देखकर उससे बोली। अद्विक अभी भी आकृति की कलाई को नहीं छोड़ था। ये देखकर आकृति भी गुस्सा आने लगा और तुरंत आकृति अपने हाथ को ऊपर की और तेज से और कसकर अद्विक के हाथ पर बाइट कर ली। आकृति के इतना तेज बाइट करने के बाद भी अद्विक के चेहरे पर जरा भी दर्द के भाव नहीं आए। वो अभी भी उसी तरह का खड़ा था। ये देखकर आकृति को बहुत तेज गुस्सा आया और बिना कुछ बोले घूरकर अद्विक की तरफ देखने लगी। वही अब अद्विक के होठों पर एक हल्की शरारत भरी मुस्कान था। ये देख आकृति को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत ही अपने पैर को ऊपर उठाई और तुरंत अद्विक के पैर पर तेज से मारी, जिससे अद्विक को उसके पैर में बहुत तेज दर्द हुआ और वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई। अद्विक अपनी आंखें बड़ी किए आकृति की तरफ देखने लगा। वहीं आकृति अपनी कलाई को सहला रही थी। जैसे ही आकृति ने अपने कलाई की तरफ देखा तो उस पर अद्विक की उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे। ये देख आकृति अपनी कलाई को सहलाते हुए अद्विक को घूरने लगी। वही आकृति के ऐसे मारने पर अद्विक के चेहरे पर हल्के दर्द के भाव आ गए, पर जल्द ही वो अपने इमोशनलेस फेस के साथ आकृति को घूर कर देखने लगा। आकृति जो कि अपने हाथों को सहला रही थी, ये देख अद्विक की भी नज़र उसके हाथों पर गई, पर उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। टीना एक बार फिर से अद्विक के हाथ को पकड़कर उससे चिपकते हुई बोली, बेबी चलो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, हम यहाँ से चलते हैं और आज तो हम लोग बाहर डिनर करने चल रहे थे ना। टीना जानबूझकर आकृति को सुनाने के लिए ये सब बोल रही थी। हालांकि यह सच भी था
क्योंकि आज अद्विक और टीना दोनों साथ में बाहर डिनर के लिए जाने वाले थे। टीना ने अद्विक से बहुत रिक्वेस्ट की थी तो अद्विक उसकी बात मान गया था। वही टीना की बात सुनकर अदिति और आकृति दोनों एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखे। फिर अदिति मुस्कुराते हुए अपने भाई की तरफ देखकर बोली, वाह क्या बात है, मतलब आज डिनर डेट की प्लानिंग है और यहाँ क्या दिखावा करने आए हैं। आई थिंक भाई आपको यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उतना ही आप लोगों का रोमांटिक डिनर डेट खराब होता जाएगा। और वैसे भी आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है, जाए इसकी डेस्परेशन को दूर करिए। इतना बोल अदिति टीना की तरफ एक नज़र देख अजीब तरीके से मुस्कुराई। वही टीना को अदिति की बातें सुन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। उसकी तो मन कर रहा था कि अभी आगे बढ़कर अदिति को एक थप्पड़ खींचकर मारे, पर वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए खड़ी थी। आकृति कुछ नहीं बोल रही थी, ना चाहते हुए भी उसे टीना की बातें चुभ गई थी, इस कारण वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी अदिति आकृति की तरफ बढ़ते हुए बोली, आई थिंक हमें भी अंदर चलना चाहिए। यहाँ खड़े रहेंगे तो फालतू में कुछ लोगों के चेहरे को देख हम दोनों का ही मूड ऑफ होगा। इतना बोल अदिति आकृति के हाथ को पकड़ ली और उसे अपने साथ लिए हुए अंदर चली गई। वहीं आकृति भी अदिति के साथ जाते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर अद्विक की तरफ नहीं देखी। यही बात अद्विक को सहन नहीं हो रहे थे। उन दोनों के अंदर जाने के बाद भी अद्विक अपनी जगह पर खड़ा बस लगातार सामने की तरफ देखे जा रहा था। टीना जो कि अद्विक के पास खड़ी थी, वो उससे चिपकती हुए बोली, चलो ना बेबी, काफ़ी लेट हो रहा है और मैंने वहाँ पर हमारी टेबल भी ऑलरेडी बुक कर दिया है। अद्विक बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ गया। टीना हल्का मुस्कुराए और चलते हुए कार के दूसरे साइड जाकर बैठ गई। कार में बैठते ही टीना ये साफ महसूस कर रही थी कि अद्विक थोड़ा परेशान है। उसका मूड अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, पर उसे परेशान देख टीना को तो जैसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। कुछ देर में वो कार वहां से आगे बैठ गई। टीना बहुत खुश थी कि आज वो बहुत दिनों बाद अद्विक के साथ बाहर डिनर करने जा रही है। इस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो खुशी से झूम रहे थे। लेकिन अचानक ही कार को दूसरी साइड जाते देख टीना थोड़ा चौंक गई। वो तुरंत अद्विक की तरफ देखी जो कि अपनी आंखों को बंद किए पीछे सीट से अपने सिर को टिकाए बैठा हुआ था। फिर वो उसके हाथ को पकड़कर बोली, बेबी हम लोग ये कहाँ जा रहे हैं? हमें तो होटल जाना था ना, और उस होटल का रास्ता इधर से तो नहीं है। क्या उस होटल तक पहुंचाने का कोई और रास्ता भी है? नो, अद्विक सिर्फ वन वर्ड में टीना को जवाब दिया। अद्विक की बात सुन टीना तुरंत उससे बोली, तो फिर लगता है ये ड्राइवर भूल गया है कि हमें होटल जाना है। रुको मैं अभी इसे बताती हूँ। इतना बोलकर टीना ड्राइवर की तरफ घूर कर देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही अद्विक की तेज आवाज उसके कानों में गए, हम वापस घर जा रहे हैं, मैंने आज का डिनर कैंसिल कर दिया है। अद्विक बिना किसी भाव की टीना से बोला। वही टीना अद्विक की बात पर बिल्कुल हैरान रह गई। वह हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी किए अद्विक की तरफ देखने लगी। फिर वो हैरान होकर अद्विक से बोली, बेबी क्या तुम नाराज हो या फिर कोई बात हुई है? क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? तुम इस तरह से हमारे डिनर को क्यों कैंसिल कर दिए? क्या इन सब की वजह वो आकृति है? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा मूड नहीं है अभी कहीं जाने का, अद्विक अपने भारी आवाज में टीना से बोला। अद्विक की बात सुनकर टीना को अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से अपने दांत मिसमिसाने लगी। वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अद्विक ने वहां जाने से क्यों मना किया है, क्योंकि यह सब कुछ सिर्फ अद्विक आकृति के कारण किया था। पर अद्विक टीना के सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिससे टीना को आकृति के साथ साथ अद्विक पर भी हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी, तुम इस तरह से आज की डिनर कैंसिल कैसे कर सकते थे? और यह सब की वजह कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ वो आकृति है। टीना अपने मन ही मन आकृति को भला बुरा बोलने लगी, पर फिर वो अद्विक की तरफ देखते हुए और अपनी आंखों से आंसू बहाकर बोली, बेबी क्या तुम अब मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? क्या अब तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, जिस कारण तुमने इस तरह अचानक से डिनर को कैंसिल कर दिया? आज हम कितने दिनों बाद एक साथ बाहर डिनर करने वाले थे, पर तुम तो वो भी मना कर दिए, ऐसा क्यों किया तुमने? टीना तुम गलत समझ रही हो, बस मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट वर्क आ गया है, इसलिए मुझे वो वक्त जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। अद्विक टीना की तरफ देखकर शांत भाव से बोला। वही टीना अभी भी गुस्से से लाल थी। वो अद्विक की तरफ बढ़ी
और उसके सीने पर अपने सर को रख दे अद्विक कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस धीरे से उसे पकड़ लिया। ये देखकर टीना के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही अद्विक आकृति का पति हो, भले ही अब उसे थोड़ा बहुत आकृति के साथ अट्रैक्शन फील हो रहा हो, पर उसके दिल में वो अभी भी है। उसके करीब जाते ही अद्विक खुद को रोक नहीं पाता। वहीं अद्विक के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। उसके आंखों के सामने बार बार आकृति का इस तरह से उसे इग्नोर कर वहां से जाना, यही सीन आ रहा था। इसके साथ ही साथ उसके कानों में आकृति की कई बातें गूंज रही थी। आकृति के बारे में सोचते हुए ही अद्विक अचानक से अपने हथेली को देखने लगा, जिस पर अभी भी आकृति के बाइट करने के निशान बने हुए थे। उस निशान को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके हथेली पर किसी छोटे बच्चे ने बाइट किया हो। अद्विक को ये देखकर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वो धीरे से अपनी हथेली को अपने चेहरे के करीब किया और उसे सूंघने लगा। उसकी हथेली से अभी भी आकृति की खुशबू आ रही थी। अद्विक तिरछा मुस्कुराया, फिर धीरे से उन पर अपने होंठ रख दिया। ऐसा करते हुए अद्विक को यह महसूस हो रहा था कि जैसे वो अभी आकृति के होठों को चूम रहा हो। वही अभी टीना इतनी खुश थी कि उसकी नज़र अद्विक की हरकतों पर नहीं गई। वो तो बस अद्विक के कोट को कसकर पकड़े हुए उसके सीने से लगी हुई थी। जहां टीना खुद को अद्विक के करीब पाकर बहुत खुश थी, वहीं अद्विक अलग ही आकृति की सोच में गुम था। वहीं दूसरी तरफ आकृति और अदिति दोनों डिनर करके रूम में आती हैं। अदिति बार बार आकृति के चेहरे की तरफ से देख रही थी, क्योंकि वो आकृति के दिल का हाल अच्छी तरह समझती थी। वही जैसे ही आकृति यह महसूस करती है, वो अदिति की तरफ अपनी नज़र उठाकर देखती है तो अदिति मुस्कुराते हुए आकृति से बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आकृति अदिति की तरफ अपने भाव में उचकाकर उससे पूछी। अरे मैं क्यों देखूंगी, तुझे शायद कोई गलतफहमी हुई हो गई है। अदिति उसी तरह हंसते हुए आकृति से बोली। अदिति की बात पर आकृति उसे आंखें छोटी कर घूरने लगी, जिससे अदिति हंसने लगी और हंसते बोली, क्या तुम मुझे ऐसे अपनी आंखें छोटी करके क्यों घूर रही है? मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा चल छोड़, आजा चल सोते हैं। इतना बोल अदिति आकृति के हाथ को पकड़कर बैग की तरह बढ़ जाती है। वही आकृति अदिति के हाथ को खुद से छुड़ाते हुए बोली, अरे मैं खुद चलूंगी, तू मुझे पकड़कर ले जाएगी? तभी मैं जाऊंगी क्या? ये सुनते ही अदिति हंसने लगती है। फिर दोनों ही बेड पर जाकर लेट जाती हैं और दोनों अपना मोबाइल चलाने लगती हैं। अचानक आकृति अपने मोबाइल में कुछ देख एक झटके में उठकर बैठ जाती है। उसको ऐसे उठते देख अदिति उसकी तरफ देखती है और पूछती है, अक्कू क्या हो गया तुझे, तू ऐसे अचानक से क्यों उठकर बैठ गई? आकृति कुछ नहीं बोलती, वो बस अपने मोबाइल में घूर घूर कर देखती रहती है। आकृति को ऐसे चुप देख अदिति भी उठकर बैठ जाती है और उसके फ़ोन में देखने लगती है। पर तभी आकृति अपने फ़ोन बंद करते हुए अदिति से बोली, यार मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो तुरंत अपना लैपटॉप ढूंढने लगती है। वह तुरंत अपना लैपटॉप बैग उठाती है और लैपटॉप ओपन कर सोफे पर बैठ जाती है। आकृति को इस तरह से रिएक्ट करते देख अदिति उसे घूरने लगती है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलती है, अब ऐसा भी क्या काम आ गया कि तुम मुझसे छुपा रही है? अदिति की बात सुन आकृति हंसने लगती है और फिर बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुझे पता है मैंने एक फॉर्म फिल किया था, बस मैं वही चेक कर रही थी। अच्छा तो फिर क्या हुआ फॉर्म का? अदिति आकृति की तरफ देख तुरंत उससे पूछी। पर इससे पहले कि आकृति उससे कुछ बताती, अदिति का फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन की रिंग की आवाज़ को सुन अदिति अपने हाथ में पकड़े फ़ोन की तरफ देखती है और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख वो थोड़ा घबरा जाती है। फ़ोन की रिंग लगातार बजती रहती है पर अदिति कॉल पिक नहीं करती। वह अपने दांतों के बीच उंगलियों को दबाए बस अपने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखती रहती है। वही आकृति जो कि लैपटॉप पर काम कर रही थी, वो अदिति की सारी हरकतों को तिरछी निगाहों से देख रही थी। वह उसी तरह लैपटॉप पर काम करते हुए ही बोली, तेरा फ़ोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही? तू तो इस तरह से रिएक्ट कर रही है जैसे किसी भूत का फ़ोन आया हो, और अगर तूने कॉल पिक कर लिया तो वह तुझे फ़ोन के अंदर से खींच लेगा। अब तुझे मैं क्या बताऊं, भूत का ही फ़ोन है। भूत क्या, तेरे भाई का फ़ोन है जो मुझे फ़ोन कर रहा है। पर मैं तेरे सामने कैसे कॉल पिक करूं? अदिति आकृति की बात सुन धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली। वही आकृति को अदिति की बातें कुछ सुनाई नहीं दिया तो वो थोड़ा इरिटेट होकर बोली, आदू बताएगी भी, मुझे तू ऐसे क्या बड़बड़ा रही है? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ भी नहीं है,
वह क्या है ना, मैं अभी कॉल पिक नहीं करना चाहती। इतना बोल वो अपना फ़ोन दूसरी तरफ रख दी और आकृति की तरफ देखकर बोली, हाँ तो कुछ बता रही थी। आकृति कुछ नहीं बोलती। तभी अदिति का एक बार फिर से फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन रिंग की आवाज़ को सुन आकृति उसे घूरते हुए बोली, जाकर कॉल पिक करके बात कर ले, वरना कहीं कॉल करने वाला नाराज ना हो जाए। आकृति अपनी बातों से अदिति को चिढ़ा रही थी। वही आकृति की बात सुन अदिति का मुंह बन जाता है, पर बार बार फ़ोन रिंग करने के कारण अदिति को मजबूरन कॉल पिक करना पड़ता है। अदिति अपना मोबाइल कान पर लगाते हुए बालकनी की तरफ चली जाती है। इससे पहले कि दूसरी तरफ से रक्षित कुछ बोलता, उससे पहले अदिति की तेज आवाज़ उसके कानों में पड़े, जब मैं कॉल पिक नहीं करती हूँ तो आप समझते क्यों नहीं, और यह क्या है, जब देखो तो आप मुझे कॉल करते रहते हो, जब मैं आपका कॉल नहीं पिक करना चाहती तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अभी आपसे बात करने का, इसलिए फ़ोन रखिए। इतना बोलती ही वो तुरंत कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ से रक्षित अपने फ़ोन की तरफ घूरकर देखने लगता है। उसकी काली गहरी आंखें इस वक्त सर्द हो गए थे। मिस्टर शैडो, हु आर यू? आकृति लैपटॉप की तरफ घूरकर देखते हुए बोली, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बेबी। चुचु चुचु, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तुमने रक्षित कपूर के सोए हुए गुस्से को जगाया है। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलकर रहेगी। अब तक तुमने सिर्फ मेरा सॉफ्ट नेचर देखा है, अब मेरे हार्ड नेचर को भी तुम झेलने के लिए तैयार हो जाओ, मिस अदिति सिंह राठौर। नाउ आई एम एंटर इन योर लाइफ। अब अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आओगी। रक्षित अदिति के बारे में सोचते हुए तिरछा मुस्कुराया। वो अभी भी अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था, जिस पर अदिति का नाम शो हो रहा था, पर कॉल एंड हो गया था। ये देख रक्षित की आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन सा छा जाता है। वो चेयर पर से उठता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। उसकी आंखों के सामने एक एक करके अदिति के साथ बिताए पल आने लगते हैं। उसे फील कर रक्षित के होठों की स्माइल और गहरी हो जाती है। वही दूसरी तरफ अदिति रूम में आई और वह एक नज़र आकृति की तरफ देखी। वह डर रही थी कि आकृति उसे जरूर पूछेगी कि आखिर ऐसा किसका कॉल था जिससे बात करने के लिए तू बाहर गई। आकृति के सवालों से बचने के लिए अदिति जल्दी से बेड पर जाकर लेट जाती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। आकृति भले ही लैपटॉप में लगी हुई थी, पर उसकी तिरछी निगाहें अदिति पर ही थी। वो अदिति की एक एक एक्टिविटी को बड़े ही गौर से देख रही थी। वो अदिति को इस तरह से सोने की एक्टिंग करते देख मुस्कुरा दी। अदिति, तू भी ना, तू नहीं सुधर सकती, पर कोई तो राज है जो तू छुपा रही है। कोई ना, मैं भी तेरी वो फ्रेंड हूँ कि खुद तुझसे सारी बातें तेरे मुंह से उगलवा लूंगी। आकृति अदिति को देख तिरछा मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली और वापस से लैपटॉप की तरफ देखने लगी। वही अदिति धीरे से ब्लैंकेट को अपने चेहरे पर से हटाई और हल्का सा आकृति की तरफ देखी। वो आकृति को काम करते देख एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड आकृति को शक नहीं हुआ, वरना अब तक तो वो एक के बाद एक कई क्वेश्चन पूछ डाली होती। चल बेटा अदिति, इससे पहले आकृति तुझसे कुछ पूछे या फिर उसका मूड चेंज हो जाए, तू जल्दी से सो जा। इतना बोल अदिति ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर की और अपनी आंखें बंद कर सोने लगी। पर आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने रक्षित का चेहरा आ गया। ये देख अदिति तुरंत अपनी आंखें खोल ली। ये क्या है कि मुझे अचानक से उनका चेहरा क्यों दिखने लगा, और कहीं आज मैंने कुछ ज़्यादा ही तो फ़ोन पर नहीं बोल दिया। हाँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने हर बार मेरी हेल्प की है और मैं बहुत बुरी हूँ, अब मैं क्या करूँ। अदिति इतना बोलते हुए करवटें बदलने लगी। अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे रक्षित की याद सताने लगी थी और अपने किए पर गिल्ट महसूस होने लगा था। अब मैं और परेशान नहीं होंगी, कल सुबह ही मैं मिस्टर कपूर से मिलकर सॉरी बोल दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, अदिति खुद को समझाते हुए बोली और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वापस से सोने लगी। इस बार उसे सच में नींद आ गई। वही आकृति अभी भी लैपटॉप में लगी हुई थी। वो लैपटॉप पर काम करते हुए ही अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देख आकृति तुरंत उसे ओपन की। ओपन करते ही आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उससे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है वह सच है या फिर उसकी आंखों का धोखा। ओ माय गॉड, ये किसने भेजा मुझे? क्या ये भी मुझे मिस्टर शैडो ने सेंड किया है? आकृति हैरानी से धीरे से बड़बड़ाए और सेंड करने वाले का नाम से देखने लगी।
अननोन पर्सन का नाम देख आकृति को थोड़ा अजीब लगा। कौन है ये मिस्टर शैडो जो मेरी हेल्प कर रहा है? खैर जो भी हो, उस इंसान के कारण मेरी आज बहुत बड़ी हेल्प हुई है। अब मैं भी देखो क्या करती हूँ मिस्टर अद्विक सिंह राठौर। अब समय आ गया है कि सारे सच को सामने लाया जाए। आकृति काफी कॉन्फिडेंट के साथ लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोली। फिर वो जल्दी जल्दी कुछ सर्च करने लगी। कुछ देर तक लैपटॉप पर काम करने के बाद आकृति धीरे से अंगड़ाइयां ली और बोली, अब मैं बहुत थक गई और अब तो मुझे बहुत नींद भी आ रही है। इतना बोल आकृति अपने लैपटॉप को बंद की और उसे वापस से बैग में डाल सबसे पहले वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गई। फिर वो बाहर आकर सीधे बेड की तरफ बढ़ गई। बेड पर जाकर वो लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही आकृति को अद्विक का चेहरा दिखने लगा। वो हड़बड़ा कर तुरंत अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, अब और नहीं, मैं अब और आपको नहीं याद करूंगी मिस्टर राठौर, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आपके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती। इतना बोल आकृति कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर सोने की कोशिश करने लगी। वहीं एक अंधेरे कमरे में बैठा एक शख्स लैपटॉप पर तेज तेज उंगलियां चला रहा था। उस शख्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस अंधेरे में उस शख्स की आंखें चमक रहे थे। उस शख्स की चमकीली नजरें एक तक लैपटॉप को घूरे जा रहे थे। लैपटॉप की तरफ देखते हुए ही उस शख्स के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गए। वाओ, इट्स डन। वो शख्स लैपटॉप की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला और तुरंत ही लैपटॉप पर एंटर का बटन प्रेस कर दिया। ऋतिक बेटा, क्या कर रहे हो और कितने देर तक लैपटॉप में घुसे रहोगे? ऋतिक के डैड की आवाज उसके कानों में पड़ी। ऋतिक जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और मुस्कुराते हुए बोला, आई एम कमिंग डैड। इतना बोलकर ऋतिक तुरंत ही सोफे पर से उठा और रूम से बाहर चला गया। बाहर उसके डैड उसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋतिक वहां पहुंचा तो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे। ऋतिक के डैड उसे नाराज होते हुए बोले, तेरे कारण आज मुझे इतना लेट हो गया, वरना मैं अब तक कब का डिनर कर लेता हूँ। सॉरी डैड, आगे से मैं लेट नहीं करूँगा। ऋतिक मासूम सा चेहरा बनाकर अपने डैड से बोला। उसके डैड मुस्कुरा दिया और उसके बालों को सहला कर बोले, तू अभी भी बिल्कुल बच्चा ही है, कब बड़ा होगा? ऋतिक अपने बालों को सही करते हुए बोला, प्लीज अब आप भी आकृति और अदिति की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा तो तू बड़ा हो गया है, मैं भी देखूं कहाँ से बड़ा हो गया है। ये सुनकर ऋतिक घूरकर अपने डैड की तरफ देखा तो उसके डैड हंसने लगे। फिर दोनों हंसते हुए ही डिनर करने लगे। अगली सुबह फोन पर अलार्म के बजाने की आवाज से आकृति की आंखें खुली। आकृति की आंख खुलते ही वो अपने फेस को इधर उधर घुमाकर फोन को ढूंढने लगी कि आखिर किसका अलार्म बज रहा है। जब उसने ध्यान दिया तो अदिति के फोन पर अलार्म लगा हुआ था। वही लगातार बजे जा रहा था, पर अदिति को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह घोड़े, गधे, हाथी सब कुछ बेचकर मस्त होकर सो रही थी। ये देख आकृति उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी। कुंभकर्ण की दादी है, इसको तो जैसे कोई होश नहीं। जब अलार्म लगाने से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो ये लगती क्यों है? आकृति बड़बड़ाते हुए अदिति की तरफ से उसका फोन लेती है और अलार्म को बंद करके फिर बेड पर लेट गई। अचानक आकृति को सब कुछ याद आने लगा। उसे वो अननोन नेम से आए मेल को याद आ रहा था। मिस्टर शैडो ने मुझे क्यों मेल किया है? क्या मिस्टर शैडो मुझे जानते हैं? आखिर कौन है ये मिस्टर शैडो? आकृति अपने मन ही मन बोली। फिर कुछ देर बाद ही वह अपने सिर को झटकर बेड पर से उठने लगी। उसके मन में इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा था। ये सोचकर उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। आकृति बेड पर से नीचे उतरकर सीधे वॉशरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ आज टीना बहुत खुश थी। उसकी जब आंखें खुली तो वो उठते ही खुशी से झूमने लगी। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे टू मी। इतना बोलकर टीना मुस्कुराने लगी। तभी उसकी नज़र वही मिरर के पास रखे एक फ्लावर बुके पर गई। उस फ्लावर बुके को देख टीना के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वो जल्दी से उस फ्लावर बुके को उठाकर चेक करती है तो उस पर एक कार्ड था। वो कार्ड को निकाल कर देखती है। उस पर बड़े ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे माय लव। ये पढ़ते ही टीना की स्माइल बड़ी हो गई। वो खुश होकर बोली, आई लव यू टू बेबी। अद्विक बेबी, मुझे अच्छे से पता था कि हर बार की तरह तुम इस बार भी मुझे पहले विश करोगे और हर बार की तरह तुम इस बार भी मुझे फ्लावर बुके दोगे। इसका मतलब कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। मुझे पता ही था कि तुम्हारे ऊपर से मेरे प्यार का जादू अभी उतरा नहीं।
टीना के हुस्न का जादू है ही ऐसा, जिसके ऊपर चढ़ जाए उसके ऊपर से उतरता ही नहीं है। इतना बोलते हुए वो तुरंत ही फ्लावर बुके को अपने हाथों में लिए रूम से बाहर आई और अद्विक को ढूंढने लगी। वो यहाँ वहाँ सब जगह देखती है, पर उसे अद्विक कहीं नहीं दिखा। फिर वो तुरंत स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अब मोस्टली अद्विक स्टडी रूम में ही रहता था। टीना तुरंत जाकर स्टडी रूम का डोर ओपन कर अंदर गई तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। अद्विक कहाँ हो बेबी? टीना अपनी प्यारी सी आवाज में अद्विक को आवाज लगाते हुए बोली, पर उसे वहाँ अद्विक कहीं नहीं दिखा। वो तुरंत स्टडी रूम से बाहर आई और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, पर उसे वहाँ भी अद्विक नहीं दिखा। उसी समय एक मेड वहाँ से गुजर रही थी तो टीना उसे रोकते हुए पूछती है, अद्विक कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो मेड टीना को देख उसे ग्रीट करते हुए बोली, मैम सर तो ऑफिस जा चुके हैं। ये सुनकर टीना हैरान रह गई। वह हैरानी से बोली, क्या अद्विक ऑफिस चला गया पर मुझे मिले बगैर? टीना की बात पर वह मेड कुछ नहीं बोली। फिर टीना उसे जाने का इशारा कर देती है। वो मेड तुरंत वहां से किचन की तरफ बढ़ गई। टीना को अब गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया अद्विक बेबी। तुम ऐसे इस तरह से कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो आज घर पर ही रहना चाहिए था और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था। पर तभी टीना की नज़र अपने हाथ में पकड़े फ्लावर बुके पर गई। फ्लावर बुके को देख टीना के होठों पर स्माइल आ गई। वो फ्लावर बुके पर अपने हाथ को फेरते हुए बोली, वैसे फ्लावर बुके अच्छा है, पर मैं इतने से खुश नहीं होने वाली। मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। इतना बोल टीना मुंह बना लेती है, पर तभी उसे फ़ोन की रिंग बजने की आवाज़ आई। वो तुरंत चलते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जरूर बच्चे का ही फ़ोन होगा, वो जल्दबाजी में मुझे जगाया नहीं होगा, पर मैं अभी उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगी। टीना मुंह बनाते हुए ये सब बोल रही थी। वो रूम में पहुंचकर बेड पर रखे अपने फ़ोन को उठाई तो उसमें फ्लैश हो रहे नंबर को देखती है। उससे पहले तो थोड़ा अजीब लगा, फिर वह तुरंत कॉल पिक कर लेती है। दूसरी तरफ से विवेक की मदहोश कर देने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हैप्पी बर्थडे माय डियर लव, तुमको मेरा फ्लावर बुके पसंद आया होगा। विवेक अपने होठों पर स्माइल लिए टीना से बोला। वही टीना विवेक की बात सुन हैरान रह गई। वो हैरानी से अपने हाथ में पकड़े फ्लावर बुके की तरफ देखने लगी, पर फिर कुछ सोच मुस्कुरा कर बोली, यस ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल ये फ्लावर बुके है ही इतना अमेजिंग, ये मेरे फेवरेट फ्लावर है। हाँ मुझे पता है, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए वह भिजवाए हैं। अब तो तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा हो गया होगा, डू यू रियली लाइक इट? विवेक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला। वही टीना नहीं एक बार फिर से फ्लावर की तरफ देखकर उस पर हाथ फेरते हुए बोली, आई रियली लाइक इट। वैसे बेबी मैंने तुम्हारे लिए आज एक होटल में छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम जिसको भी इनवाइट करना चाह कर सकते हो। विवेक अपनी बातों को आगे बढ़ते हुए टीना से बोला। जैसे ही टीना ने सुना वह खुशी से उछलते हुए बोली, सच में बेबी तुमने मेरे लिए पार्टी रखी है? इतना बोलते हुए टीना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। इसके साथ ही साथ उसके माइंड में इस पार्टी में अचानक कुछ खतरनाक चलने लगता है। ऑफ कोर्स जान, आफ्टर ऑल बर्थडे तुम्हारा है तो तुम्हारे लिए ही रखूंगा ना मैं बर्थडे पार्टी। विवेक टीना को खुश करने वाले अंदाज में बोला। वही टीना तो अब खुशी से झूम रही थी। कुछ देर तक टीना और विवेक से बातें करने के बाद टीना ने कॉल कट कर दिया। फिर टीना अपने हाथ में पकड़े फ्लावर बुके की तरफ देखती है और आंखों में चमक लिए बोली, सच में विवेक तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे नहीं पता था, और तुम मेरे लिए पार्टी भी दे रहे हो, वाओ दैट्स सो अमेजिंग, आई रियली लाइक इट। वहीं दूसरी तरफ अद्विक अपने ऑफिस में बैठा इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इस समय केबिन का डोर नॉक हुआ। नॉक की आवाज़ सुन अद्विक अपने सर्द आवाज में बोला, कम इन। डोर ओपन कर एक लड़का अंदर आया और अद्विक के सामने आकर खड़ा हो गया। अद्विक फाइल में अपनी नज़र गड़ाए हुए ही बोला, काम कैसा चल रहा है? सामने खड़ा लड़का अद्विक की तरफ देखते हुए बोला, हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत जल्द हम उस तक पहुंच जाएंगे। अब और नहीं, मुझे जल्द से जल्द सब क्लियर करना है। अद्विक अपनी नज़रों को ऊपर कर सामने खड़े लड़के की तरफ देखते हुए बोला। वो लड़का सिर हिलाकर बोला, ओके, जल्द ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। सुनैना जी के होठों पर आज बड़ी सी स्माइल थी। हालांकि अभी किसी की भी नज़र सुनैना जी पर नहीं गई थी। वहीं उनके बगल में बैठा विवेक भी मुस्कुरा रहा था। तभी सुनैना जी सब की तरफ देखते हुए बोली,
टीना का फोन आया था मेरे पास, आज उसका बर्थडे है तो उसने सबको इनवाइट किया है। इतना बोलकर सुनैना जी तिरछी निगाहों से आकृति की तरफ देखने लगी। वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखना चाह रही थी, पर आकृति कोई रिएक्ट नहीं करती। वो चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करती रहती है। फिर सुनैना जी सामने की तरफ देखते हुए बोली, पापा जी आप चल रहे हैं ना आज उसकी बर्थडे पार्टी में? उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि मैं सभी को अपने साथ लेकर आऊं। बेटा मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं लग रही तो तुम सभी चले जाना, मैं तुम लोग के साथ नहीं जा पाऊंगा। दादाजी सुनैना जी की तरफ देखते हुए बोले, अरे आप चिंता मत करिए ना, विवेक है ना आपको संभाल लेगा। बस कुछ देर की बात है, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। पर ऐसे जाने से मना मत करिए, बेचारी का दिल टूट जाएगा। और चाहे जो भी हो आज सब कुछ ठीक रहता तो वो इस घर की बहू होती। सुनैना जी एक नज़र आकृति की तरफ देखकर तंज कसते हुए बोली। वहीं सुनैना जी की बात पर विजय जी को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से सुनैना जी की तरफ देखकर बोले, बस करिए आप, क्या हमेशा एक ही बात को लेकर बैठ जाती हैं? अब आकृति इस घर की बहू है और मैं नहीं चाहता कि उसके सामने कोई ऐसी बातें करे। विजय जी की बात पर सुनैना जी को भी बहुत तेज गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं बोली, बस खुद के गुस्से को बर्दाश्त कर ली। सुनैना जी अपनी गुस्से से दांत पीसते हुए आकृति की तरफ देखने लगी। वो मन ही मन आकृति को कोस रही थी। वहीं आकृति अभी भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, वह चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। आकृति के बगल में बैठी अदिति भी रह रहकर आकृति को देख रही थी, क्योंकि उसे भी आकृति की चिंता हो रही थी। लेकिन आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो सुनैना जी की बातों से परेशान है। सुनैना जी एक बार फिर से दादाजी की तरफ देखती हैं और बोली, पापा जी आप क्या सोच रहे हैं? आप चलेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। आखिर आज उसका दिन है तो उसका मन रखने के लिए ही चल लीजिए। ठीक है बहू, तुम इतना कह रही हो तो हम सभी आज शाम को उसके यहाँ पार्टी में चलेंगे। चाहे जो भी हो है वो है भी तो हमारी बच्ची ही, और अगर वो अपने बर्थडे पर हमें इतना मन से बुला रही है तो हम भला कैसे मना कर सकते हैं। सभी लोग शाम को तैयार हो जाना, सब एक साथ ही पार्टी के लिए निकलेंगे। इतना कहते हुए दादाजी डाइनिंग टेबल के पास से उठे और अपने छड़ी को बजाते हुए अपने रूम की तरफ चले गए। कुछ देर में सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करके डाइनिंग टेबल से उठकर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सुनैना की तीखी निगाहों आकृति को जाते हुए देख रही थी। वो आकृति को देखते हुए मन ही मन बोली, अब बहुत हो गया। आकृति अब तुम देखो किस तरह से मैं तुम्हें बर्बाद करती हूँ, कैसे आज मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकलवती हूँ। आज की पार्टी तुम्हारे लिए यादगार बन जाएगी और इस घर के लोगों के लिए भी। सभी को बहुत घमंड और विश्वास है ना इस रिश्ते पर, आज सभी के घमंड और विश्वास टूट जाएंगे। इतना बोल सुनैना जी के होठों पर एक शातिर स्माइल आ गई। वही आकृति और अदिति रूम में पहुंची तो अदिति आकृति की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो बिल्कुल भी उस टीना के बर्थडे में नहीं जाना। अरे कौन जाएगा उस चुड़ैल के बर्थडे में? ना जाने वो कौन सा नई चाल चल ले, और मैं तो कहती हूँ कि तू भी मत जा उसके बर्थडे पार्टी में। हो ना हो ये पार्टी भी भाई ने ही उस चुड़ैल के लिए रखी होगा। ना जाने भाई को क्या हो गया है, वो उस लड़की पर इतना लट्टू क्यों हो गए हैं। जरूर इस लड़की ने कोई जादू टोना किया होगा, तभी आज भाई इस तरह से उसके लिए पागल हो गए हैं। अदिति लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, पर आकृति कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसकी नज़रें अपने लैपटॉप पर ही थी। वो लैपटॉप पर तेजी से अपनी उंगलियों को चला रही थी। जब अदिति को आकृति की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसका ध्यान आकृति पर गया। आकृति लैपटॉप में लगी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने अदिति की कोई बात सुनी ही ना हो। ये देखकर अदिति मुंह बनाकर बोली, ये देखो मैडम का यहाँ मैं कब से बोल रही हूँ, और ये मैडम तो अपने ही काम में लगी हुई है। वो तुरंत आकृति के पास गई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, अक्कू तूने सुना मैंने तुझसे क्या कहा? क्या कहा आदू तूने? मैंने ध्यान नहीं दिया। आकृति इस तरह लैपटॉप पर अपनी उंगलियां तेजी से चलते हुए बोली। अदिति पहले आकृति को घूर कर देखती है और फिर वह इरिटेट होकर बोली, मैंने तुमसे ये कहा कि आज रात उस टीना चुड़ैल के बर्थडे पार्टी में ना ही मैं जाऊंगी और ना ही तू जाएगी। बस ये फाइनल हो चुका है। इतना बोल अदिति वहां से उठकर कबर्ड की तरफ बढ़ी, पर तभी आकृति की आवाज सुनकर रुक गई। आकृति इस तरह लैपटॉप की तरह देखते हुए बोली, नो आदू, हम दोनों ही आज रात बर्थडे पार्टी में चल रहे हैं एंड दैट्स फाइनल।
पर अक्कू तुझे पता है ना, वो टीना जरूर कोई हंगामा करने वाली है, तभी वो इस तरह से सबको बुला रही है। मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। अदिति थोड़ी परेशानी के साथ आकृति की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, पर हम इस तरह से पार्टी में जाने से मना नहीं कर सकते। आखिर दादाजी ने हमें चलने को कहा है, तो इस तरह से हमारा मना करना अच्छा नहीं होगा। आकृति शांत भाव से अदिति की तरफ देखकर बोली। पर यार अक्कू, अभी अदिति बोल ही रही थी कि तभी आकृति उसकी तरफ घूर कर देखी, जैसे कह रही हो कि अब कोई बहस नहीं। अब अदिति कुछ नहीं बोल पाई। रात के करीब 8 बजे होटल डार्क मून के हॉल में काफी शोर शराबा हो रहा था। वहां पर लाउड म्यूजिक बज रहे थे। सभी लोग धीरे धीरे उस हॉल में इकट्ठा हो रहे थे। कुछ लड़कियां खड़े होकर आपस में बातें करते हुए बोली, यार टीना कहाँ रह गई? आज उसी की बर्थडे पार्टी है और बर्थडे गर्ल ही गायब है। वहीं एक रूम में मिरर के सामने खड़ी टीना अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। उसने एक ऑफ शोल्डर रेड कलर का वन पीस ड्रेस पहन रखा था, जिसमें उसका फिगर काफी अच्छे से रिवील हो रहा था और टीना काफी सेक्सी लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने अपने हाथों में एक ब्रेसलेट पहना हुए था। वो अपने बालों को झटकते हुए बोली, वॉव टीना, सच में मैं बहुत ही कमाल की लग रही हूँ। मेरी आज की खूबसूरती को देखकर तो पार्टी में आए सारे लड़के घायल हो जाएंगे और अद्विक एक बार फिर से मेरे हुस्न की जाल में फंस जाएगा और मैं इस बार उसे अपने जाल से कभी भी बाहर नहीं निकलने दूंगी। फिर उसे मैं अपने इशारे पर नचाऊंगी। इतना बोलते हुए टीना के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। फिर वो ड्रेसिंग के ऊपर रखे अपने पर्स को उठाए। तभी उसकी नज़र वही पास में रखे एक डीवीडी पर गई। उसको देखकर टीना के होठों की स्माइल और भी गहरी हो गई। वो उसे उठाकर बड़े ही गौर से देखते हुए बोली, पार्टी मेरी है पर गिफ्ट मैं तुम्हें दूंगी आकृति। वो क्या है ना, मेरा दिल सच में बहुत बड़ा है और मैं अपनी बहन को इतना प्यार करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और एक बार जब मैं गिफ्ट दूंगी, उसी के बाद तो तुम अद्विक की लाइफ से आउट होगी और मैं उसकी लाइफ में एंटर करूंगी, वह भी हमेशा के लिए। इतना बोलते हुए वह तेज तेज हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। वह डीवीडी को कुछ सेकंड तक देखती रही और फिर उसे अपने पर्स में रख लेती है। फिर वह अपने फोन को उठाए। फोन को उठाते ही वह रिंग करने लगा। ये देखकर आकृति के होठों की स्माइल बढ़ गई और वो तुरंत कॉल पिक कर ली। हेलो अद्विक बेबी, तुम पार्टी में आ रहे हो ना? टीना बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में अद्विक से बोली। वहीं दूसरी तरफ अद्विक कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर अपने माथे पर 2 उंगलियों से रब करते हुए शांत भाव से कहा, आई एम सॉरी टीना, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये सुनकर टीना की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। कुछ देर बाद टीना पार्टी हॉल में आई। वहां मौजूद उसके सारे फ्रेंड्स टीना की तरफ देखने लगे। टीना बड़े ही अदा के साथ चलते हुए उन सब के पास आए और अपने होठों पर घमंड भरी मुस्कान लिए उन सब से आकर मिली। वही वो सब टीना को देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोले, टीना यू आर लुकिंग सो ऑसम यार, सच में आज तो तुम कहर ढा रही हो। हाय, ना जाने कितनों का दिल घायल करने वाली हो तुम। एक लड़का अपने सीने पर हाथ फेरते हुए टीना से बोला। अपनी इतनी तारीफ सुनकर टीना को तो और भी ज्यादा घमंड होने लगा। वैसे भी टीना को अपने खूबसूरती पर बहुत घमंड था और आज इस तरह से सबके बोलने पर उसके घमंड और बढ़ गए। थैंक्स यार, टीना सबकी तरफ देखकर बड़े अदा से बोली। तभी उसकी नज़र एंट्रेंस की तरफ गई, जहां से राठौर फैमिली आ रही थी। पूरी राठौर फैमिली को आते देख टीना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो तुरंत एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन सभी की तरफ बढ़ गई। वेलकम अंकल, आंटी, वेलकम दादाजी। टीना अपनी प्यारी सी आवाज में और भी ज्यादा मिठास लाते हुए सबकी तरफ देखकर बोली। तभी उसकी नज़र विवेक पर गई। विवेक जो कि टीना को ही देख रहा था। वो टीना की तरफ अपने इंटेंस भरी नज़रों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और अपनी एक आई ब्लिंक कर दिया, जिससे टीना अपने चेहरे को नीचे कर बालों को कान के पीछे करके शर्माने लगी। उसे इस तरह शर्माते देख विवेक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। टीना फिर अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखी तो उसे आकृति और अदिति भी साथ में आते दिखाई दिखी। उन दोनों को साथ में वहां देख टीना के होठों पर अचानक एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रहे थे। टीना चलते हुए उन दोनों के पास गई और सबके सामने दिखाने के लिए तुरंत आकृति के गले लगाकर बोली, कैसी हो आकृति, तुम ठीक तो हो ना?
फिर कान के पास जाकर आकृति के कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, आई नो तुम बहुत तकलीफ में होगी क्योंकि तुम और अद्वैत अलग जो हो गए हो, पर तुम्हें इस तकलीफ में देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। सच में आज के बर्थडे पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। माय पुअर लिटिल सिस्टर। इतना बोलकर टीना आकृति से दूर हुई और अभी भी उसके होठों पर स्माइल थी। वह एक नज़र वहां मौजूद सारे फैमिली की तरफ देखती है और फिर आकृति के गालों को छूते हुए बोली, आई मिस यू सो मच माई लिटिल सिस्टर। इतना बोलकर टीना आकृति से दूर हुई और अभी भी उसके होठों पर स्माइल थी। वह एक नज़र वहां मौजूद सारे फैमिली की तरफ देखती है और फिर आकृति के गालों को छूते हुए बोली, आई मिस यू सो मच माई लिटिल सिस्टर। मे टू दी। आकृति भी एक हल्की मुस्कान के साथ टीना की तरफ देखकर बोली। वो अच्छे से जानती थी कि टीना ये सब सिर्फ सारी फैमिली को दिखाने के लिए कह रही है। वहीं पास में खड़ी अदिति टीना को घूर कर देख रही थी। उसे टीना को देख बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तभी टीना भी अदिति की तरफ देखी और उसे बड़े ही प्यार से बोली, कैसी हो आदू। अभी टीना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी बात को काटते हुए अदिति बोली, आदू इस नेम से मुझे सिर्फ मेरी फ्रेंड आकृति ही बुला सकती है, ना कि कोई दूसरा। सो यू कैन कॉल मी अदिति, अंडरस्टैंड। अदिति का एक बार फिर से उसी तरह से बात करना टीना को सहन नहीं हुआ, पर फिर भी वो एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, या आई एम सॉरी। अदिति कैसी हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कैसी हूँ? अदिति भी होठों पर स्माइल के साथ एक तंज कसते हुए टीना से बोली। अदिति यह क्या तरीका है बात करने का, वो भी जब आज टीना का बर्थडे है तो तुम इस तरह से उससे नहीं बोल सकती। सुनैना जी अदिति की तरफ घूर कर देख थोड़ी तेज आवाज में बोली। अदिति सुनैना जी की बात पर मुंह बना लेती है और आकृति के हाथ को पकड़कर बोली, एक्सक्यूज अस एवरीवन। अदिति इतना बोलकर वहां से आकृति के साथ दूसरी तरफ चली गई। सुनैना जी को अदिति का इस तरह से जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी टीना उनके पास आकर बोली, डोंट वरी आंटी जी, मैंने अदिति की बात का बुरा नहीं मानी, आखिर वो अभी बच्ची ही तो है। टीना अपनी बात से अदिति का मजाक उड़ा रही थी। वही अदिति जो कि आकृति के साथ जा रही थी, वो जैसे ही टीना की बात सुनी तो वो पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखने लगी। तभी आकृति अदिति का हाथ पकड़कर बोली, आदू बस कर, चल ना कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अदिति खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए आकृति के साथ वहां से फूड कॉर्नर की तरफ चली गई। ऐसे ही धीरे धीरे पार्टी थोड़ी आगे बढ़ी। तभी टीना की केक कटिंग का टाइम हो गया। टीना को अद्वैत का इंतजार था, पर वो अब तक आया नहीं था, इसलिए टीना थोड़ी नाराज भी थी। लेकिन केक कटिंग करने से पहले उसने कुछ और ही सोच रखा था। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक ही हॉल की सारी लाइट बंद हो गई। ऐसा होते ही सब हैरान रह गया और अब वहां थोड़ा शोर होने लगा। उसी समय सामने एक वीडियो स्टार्ट हो गया। वीडियो स्टार्ट होते ही सभी की नज़रें उस तरफ चली गई। जैसे जैसे सभी लोग वीडियो देख रहे थे, सभी के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वही टीना सभी की तरफ देख रही थी और राठौर फैमिली के चेहरे पर हैरानी के भाव देख उसके होठों की स्माइल बढ़ती जा रही थी। टीना की नज़र सामने खड़ी आकृति पर गई और उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू माई लिटिल सिस्टर। अगला चैप्टर और भी धमाकेदार होने वाला है, तो चैप्टर सुनना ना भूलें मेरी इस स्टोरी को। अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।